This is Dr. Sheila Tikku speaking about BSc Part 3rd, the orbital contribution to magnetic movement। यानी जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में घूमता है तो उसके ऊपर चुंबकीय मूवमेंट का कितना प्रभाव होता है। इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत आसानी से लिया जाता है, क्योंकि जब किसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किसी धुरी पे या ऑर्बिट में घुमाया जाता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है। द मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट से जुड़ जाता है और उसको एक इलेक्ट्रॉन के लिए √L × L+1 कहा गया है। L जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। हम विभिन्न क्वांटम नंबर्स के बारे में जानते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो n है, वो होता है 0, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और L होता है n-1 यानी 0, 1, 2, 3 हैविंग L = 0, 1, 2 and 3। इसके लिए L के लिए डोनेशन रहती है sp_d_f इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद में मैग्नेटिक वैल्यू आती है जो कि L-1 आती है। L-1 के बाद अपना स्पिन क्वांटम नंबर आता है जो कि +½ और -½ में देखा जाता है। तो इन सारी यूनिट्स के लिए हम अलग अलग तरीके से जो है वो रुसेल सैंडर्स कपलिंग को लेते हैं, और इस रुसेल सैंडर्स कपलिंग के अंदर L+2 और L-2 होता है। इसके अंदर L की वैल्यू L+s और L-s होती है। रुसेल सैंडर्स कपलिंग के अंदर सबसे पहले जब दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दो स्पिन होती है s1 और s2, दोनों ऑर्बिटल मूवमेंट होती है L1 एंड L2। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल मूवमेंट मिलके बनाती हैं S1 और L1, या फिर बनाएंगी S1 एंड L2, S1 S2, L1 L2 और S1 L1, S1 L1, S1 S2 और L1 L2। इस तरह से रुसेल सैंडर कपलिंग को हम आगे ले जाते हैं, जिसके अंदर के S की वैल्यू जो है सिंगलेट के लिए ली जाती है, L की वैल्यू जो है वो हायर वैल्यूज़ के लिए ली जाती है, और इसके अंदर जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी 1 और 2, 0, -1 और -2 यानी 5 मैग्नेटिक मूवमेंट्स आएंगी, जिसके लिए कि आपके पास 2 + 1 3 होगा, और L जो होगा वो होगा 3 और S जो होगा वो होगा 1। इसी तरह से हम आगे जाते हैं, जैसे F ऑर्बिटल के अंदर जिसके अंदर के 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उसके अंदर बहुत बारीक स्प्लिटिंग भी पाई जाती है। ये बारीक जो स्प्लिटिंग होती है ये आपके लिए स्पिन स्टेट्स के लिए कपलिंग और टर्म्स कपलिंग कहलाती है। इसके बाद जो लास्ट में जो बारीक लाइंस आती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कपलिंग कहलाती है। इसके लिए इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं G की वैल्यू। G जो है हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि G की वैल्यू क्या है। तो G की पूरी वैल्यू हम याद करते हैं, और G की पूरी वैल्यू को हम अंडरस्टैंड करने के बाद उसको हम लैंडेस कांस्टेंट के रूप में यूज़ लेते हैं, जिसके अंदर हमारा म्यू आता है √n × n+2 या √4s × s+1, और G की वैल्यू जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ में कनेक्टेड रहती है। जैसे अब हम एक चार्ट को स्टडी करेंगे जिसके अंदर के मैग्नेटिक मूवमेंट आपकी 1.55 आ रही है और कैलकुलेटेड के अंदर 3.01 आ रही है, तो एक्सपेरिमेंटल में इसमें डिफरेंस 1.73 आ रहा है। ऐसा डिफरेंस क्यों आता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
उनके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट होती नहीं है, मगर हम उस मैग्नेटिक मूवमेंट को शो करते हैं। उस मैग्नेटिक मूवमेंट को शो करने का कारण ये है कि ताकि हम उस फील्ड में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं और वीक फील्ड हैं उनको हम अलग अलग शो कर सकें और अलग अलग उनकी दशा को हम बता सकें। और इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कैलकुलेट किया जाता है। एक को एन से करते हैं, एक को एस से करते हैं। एक ऑब्जर्व्ड होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल होता है।